हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लस, एक ऐसा शो जो देता है प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े सभी अपडेट्स। हम आपको बताते हैं सस्ते में कहां मिलेगा आपके सपनों का आशियाना और होते हैं आपके हफ्ते भर के भेजे गए सभी सवालों के जवाब। मैं हूं अंकिता और हाजिर हूं प्रॉपर्टी प्लस के लेटेस्ट एपिसोड के साथ। तो चलिए देखते हैं आज के शो में आपके लिए क्या है खास। साल 2014 के आम बजट के खास होने की पूरी उम्मीद है। वजह है केंद्र में एनडीए सरकार और नई सरकार के नए वादे और इरादे। क्या कुछ कर सकती है नई सरकार इस बजट में, इस पर खास चर्चा की हमारी संवाददाता शिल्पी डुडेजा ने इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों के साथ। आइए देखते हैं। बजट 2014 पेश हो चुका है और रियल एस्टेट सेक्टर से कुछ दिग्गज हमारे साथ जुड़े हैं आज इस पर खास चर्चा करने के लिए। चेयरमैन हैं नरेटको से नवीन रहेजा, गौरसन से सीएमडी हैं मनोज गौर जी और आम्रपाली ग्रुप से सीएमडी हैं अनिल शर्मा जी। वेलकम सर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कैसा रहा बजट 2014 और कैसे रेट करते हैं आप इसे आउट ऑफ 10? आई विल से कि बजट बहुत अच्छा रहा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, उसमें लार्जली एक्सपेक्टेशंस मीट हुई हैं, एक दो को छोड़ के ज़्यादातर जो चीज़ें हैं मीट हुई हैं। जितना कॉन्स्टेंट था, एक तरफ कस्टमर को एम्पावर करना था, तो जितनी लिमिट में मेरे ख्याल से मैक्सिमम एम्पावर कर सकते थे वो टैक्स एग्जम्पशंस दे के और टैक्स की लिमिट बढ़ा के इन्होंने कर दिया है वो। तो मैं आज भी वही बोलता हूँ कि 9 आउट ऑफ 10 जो एक्सपेक्टेशंस थी दे हैव बीन मेट। जी, तो सर ने तो 9 आउट ऑफ 10 थम्स अप दे दिया है। आपका क्या मानना है, कैसे रेट करेंगे? नहीं, एक अच्छा बजट है और हम कहेंगे एक दिशा देने वाला जो बजट है, क्योंकि आप मानते हैं कि अब ये बजट एक तरह से जुलाई में आया है। एक चौथाई साल फाइनेंशियल ईयर का 4 महीने निकल चुके हैं, तो 8 महीने के लिए एक डायरेक्शन देने वाला बजट है। सारी बातें तो इस बजट में नहीं आई थी, होपफुली नेक्स्ट बजट में आप और जो है इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो 10 में से 7 आउट ऑफ 10 जो है मैं इसको ग्रेडिंग करता हूँ। सर, नई सरकार थी, पहला बजट था, कैसे रेट करेंगे, कैसे आंकेंगे आप? देखिए, मैं तो फुल मार्क्स दूंगा। 10 कारण out क्या of है? 10। यस, उसका कारण क्या है कि देखिए, अभी तक जितने भी बजट हम लोग पिछले 20 साल से बजट सुनते आ रहे हैं और पिछले 10 साल से तो हर बार देखते हैं कि रियल एस्टेट, जबकि इंडिया का रियल एस्टेट इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी का। जिस हिसाब से आप तीनों ने इस बजट को रेट किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2022 तक सभी का घर का सपना पूरा होगा, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। जितनी चीज़ें अनाउंस हुई हैं, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाना, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाना, देयर ऑल सारे जो स्टेप हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जीडीपी ग्रोथ के ऊपर टारगेटेड है। अर्बनाइजेशन जो ऑलरेडी चोक्ड है डेवलप्ड सिटीज़ में, उस अर्बनाइजेशन का फोकस जो है वो उसको इंक्लूसिव और डिस्पर्सल के साथ कंट्री में लेके जाना। ये बहुत अच्छी विज़न की इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी कि 100 स्मार्ट सिटीज़ का जो विजन रखा है सरकार ने, कैसी होंगी वो 100 स्मार्ट सिटीज़, कैसे अलग होंगी दूसरे शहरों से और कहाँ डेवलप की जाएंगी ये? देखिए, जहाँ तक बजट का बाल है, उससे पहले भी बात थी स्मार्ट सिटीज़ की। आपका एजेंडे में भी था, जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसमें भी था कि जो शहर ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं और जो गांव, इनके बीच के अंदर जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पहुँच रहा है, स्मार्ट सिटीज़ का जो मतलब है उसकी जो फैसिलिटीज़ है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अच्छा हो। वहाँ पर जो है आपका इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, बिजली, पानी, सड़क, ये जो मेनली, और उसकी मास्टर प्लानिंग। सर, एनडीए सरकार का हमेशा जोर रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, तो इस बार के बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे हुए हैं, जैसे लखनऊ हो गया, अहमदाबाद शहर हो गया, वहाँ का मेट्रो नेटवर्क मजबूत होगा, हाईवेज़ पर अच्छा खासा निवेश करेगी सरकार। तो इससे कैसे देखते हैं, कैसे फ़र्क पड़ेगा प्रॉपर्टी बाजार पर? आपने देखा होगा बजट में रूरल हाउसिंग पे कितना जोर दिया गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया। क्या प्लान्ड हाउसेज अगर रूरल एरिया में भी हैं तो उसको भी व्यवस्थित किया जाए, रूरल सैनिटेशन को व्यवस्थित किया जाए। अर्बन के लिए उन्होंने 4000 करोड़ का आउटले दिया है नेशनल हाउसिंग बैंक को, एनएचबी को। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि बजट 2014 में होम लोन जो लोग लेते हैं उनके लिए किस तरह से रियायत हुई है और किन ग्राहकों को फ़ायदा होगा? देखिए, उसमें इन्होंने एक तो लिमिट 80C में और 29(2) में, दोनों में 50,000 रुपये का इंक्रीज कर दिया है जी। आपको बेसिक रिपेमेंट के ऊपर भी और इंटरेस्ट के ऊपर भी और ओवरऑल जो आप सेविंग करते हैं उसमें भी। इसके कारण से जो
ओवरऑल अगर एक रफ कैलकुलेशन करें तो करीब 30-35 हज़ार रुपये तक की अगर आप EMI देते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट पूरा का पूरा इनकम टैक्स सेव करती है। जी। तो एक तरफ इन्होंने ये एक इंसेंटिव क्रिएट किया है कि आप पैसे की सेविंग करके घर और प्रॉपर्टी खरीदें अपने लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि FDI नॉर्म्स जो हैं वो इजी हो गए हैं अब, तो किस तरह से फ़ायदा होगा, छोटे डेवलपर्स को किस तरह से फ़ायदा होगा इससे? देखिए FDI तो पहले से भी इंट्रोड्यूस थी, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसा कल वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि हम टाउनशिप्स के प्रोजेक्ट में FDI अलाउड थी, लेकिन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे, इतने ज़्यादा क्लियरेंसेस थे और इफ़ एंड बट्स थे कि प्रैक्टिकली किसी भी टाउनशिप के अंदर वो आ नहीं पाई। तो अभी फाइन प्रिंट्स और इसके आने बाकी हैं, तो अगर वो हर्डल्स दूर होते हैं और जैसे कि लिमिट भी कम की गई है तो डेफिनेटली एक हमारी जो भी इंडस्ट्री है ये लार्ज, इसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लैंड से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके। तो जब तक इसको कैपिटल, क्योंकि अगर हमारे देश में गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव इसके अंदर नहीं देती तो बाहर से लोग पैसा लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उनको मिलता है वो बहुत कम है। और यहाँ पर एक और हाउसिंग स्पेशली, इस हाउसिंग के अंदर जो है सबसे कम NPA, मतलब जो हाउसिंग के अंदर जो लोन दिया जाता है और अमंग ऑल द सेक्टर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या इंडस्ट्री है, मिनिमम, क्योंकि घर जो है हमारे यहाँ एक सेंटिमेंट्स से भी जुड़ा हुआ है। सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि FDI लिबरल होने से बैंकों पर जो बोझ है वो भी कम होगा और ग्राहकों को किस तरह से इससे फ़ायदा होगा और निवेश कैसे बढ़ेगा? ये जो FDIs है उसके आने के दो पर्पस हैं हिंदुस्तान में। पहला पर्पस है कि किस तरीके से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके एक्सपेंसेस और जनरेशन या जो हमारे पास फंड इनकमिंग है और आउटगोइंग के बीच जो गैप होता है, या हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग जो डोमेस्टिक फाइनेंस करती है उसकी एक सीमा है, उसका एक एक्सपोजर लिमिट है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होता क्या है, रियल एस्टेट में जो अगर कोई प्रोजेक्ट फंडिंग आप करते हैं तो मैक्सिमम आपके टोटल कॉस्ट का 30 to 35% ही फंड्स आपको अवेलेबल होते हैं। वो थोड़ा कंजर्वेटिव सिस्टम है बैंक्स के। अब आपने यदि मार्केट अच्छा है, अगर सेल हो गया, हाउसिंग लोन हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ व्हेन एवरीथिंग इज रनिंग वेल, तब तो कोई बीच में फिनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कभी भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो FDIs की ज़रूरत उस पर्पस के लिए पड़ता है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर लें। तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी बजट पर हमारी खास चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बजट पर हमारी खास चर्चा चल रही है। हमारे साथ प्रॉपर्टी मार्केट के कुछ दिग्गज मौजूद हैं। सर, प्रॉपर्टी बाजार में बजट 2014 ने एक चमक वापस लौटा दी है। आपके चेहरों पर खुशियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी उम्मीदें जिन पर ये बजट खरा नहीं उतर पाया, वो कौन सी बातें हैं? गौड़ साहब ने पहले भी बताया, हमारा जो सिंगल एक विदाउट इन्वेस्टमेंट एक सिंगल चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो ये मांग रहे हैं कि हमें काम करने दो। आपने जो 40 से लेके 70 तक क्लियरेंस प्रोसेसेस बनाई हुई हैं, एनवायरनमेंट एक पकड़ लो तो एनवायरनमेंट में कई तरीके की NGT है, फिर नेशनल कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर है, फिर ग्राउंड वाटर है, फिर आपका जनरल पोल्यूशन है, फिर लाइफ, आपका पीछे वाइल्ड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस। अरे एक ही के अंदर आप इतनी अलग अलग विंडोज़ पे जाके क्लियरेंसेस हम लेने जाएँ, उसके बाद आप सेकंड पे आ जाएं तो माइनिंग पकड़ लेता है, नेक्स्ट पे चले जाएं तो जियोलॉजी पकड़ लेता है, नेक्स्ट पकड़ ले तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पकड़ ले। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको ये दिखाई नहीं देता कि रियल एस्टेट से कैसे निकालें और उनको कैसे रोकें। एक सबसे बड़ी मांग थी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की कि इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, उसे भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। क्या कहना है आपका? जैसे आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें तो पॉलिसी से रिलेटेड हैं जो बजट में शायद अभी एड्रेस नहीं हो पाएंगी। डेफिनेटली
हमारा इंटरेक्शन गवर्नमेंट से है कि ये पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंटर लेवल के ऊपर उसको क्लियर किया। बजट से रिलेटेड किया जा सकता है। क्विक स्टार्ट 80 जो IB जो पहले से थी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1000 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट 25 किलोमीटर दूर है मेट्रो से, तो उस पर एक टैक्स इंसेंटिव था। जब इस स्कीम को लागू किया गया था तो हमने देखा था कि इस कैटेगरी में मकान बनने ज़्यादा शुरू हो गए थे, जो कि आज की एक रियल रिक्वायरमेंट भी है। तो बजट से एक ये हमें उम्मीद थी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का भी हमारा मकसद था जो है कैपिटल को एक्सेस करना, तो उन्होंने रेट्स और दूसरे तरीके से जो इसको एड्रेस किया है। तो आई थिंक उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी और नेक्स्ट बजट में हम फिर उम्मीद करेंगे कि इसको एक जो है स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चर का दिया जाए तो और फंड्स जो है इसके लिए अवेलेबल हो सके। तो दो ये मेन डिमांड थी जो मैं सोच रहा हूँ कि अभी बजट में नहीं हुई है, और होपफुली हमें उम्मीद है कि एक अच्छा दिशा देने वाला जैसे बजट हमने बताया कि इसकी दिशा ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें इस बजट में रह गई हैं वो नेक्स्ट जब पूरा बजट आएगा अगले मार्च में तो उसमें अंदर ज़रूर एड्रेस होगी। सर आपका क्या मानना है, क्या कुछ उम्मीदें थी जिन पर खरा नहीं उतर पाया ये बजट? नहीं, देखिए, चूँकि ये सिर्फ 40 दिनों का बनाया हुआ बजट है, उसी बीच में इकोनॉमिक सर्वे भी आए हैं, और इसी बीच में जो फिस्कल डेफिसिट का जो एक ये बहुत बड़ा हर्डल है, जो हमारी इकोनॉमी है बहुत बेहतर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो रियल एस्टेट की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए, वो हालांकि बजट से रिलेटेड नहीं है, वो तो पॉलिसी की बात है। हो सकता है कि किसी वक्त अगर हम लोग अपने सारे इसको, हमें भी एक अपना ब्लूप्रिंट, जो डेवलपर्स हैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग बैठ के एक ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट को बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदा है, मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा है, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनको क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है, क्रेडाई के थ्रू हम जो है हाँ, उस पे 2022 तक जो आवास देने की बात है उसमें इसको कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो एक तो ये बात है जो कि पॉलिसी से संबंधित है, वो बजट से हम लोग उम्मीद करते भी नहीं थे और इस 40 दिन में कर भी नहीं रहे थे। तो लास्ट सवाल मैं आप सभी से ये करना चाहूँगी कि बजट 2014 का क्या असर होगा रियल एस्टेट मार्केट पर? 30 सेकंड्स में आप सभी से जानना चाहूँगी। सिंपल, आपने लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम दे दिया है और इंसेंटिव दे दिया है, तो उस सेगमेंट में कम से कम जिनको उतना 30-35 हज़ार रुपये का कुछ मीनिंग निकलता है अगर उनको उसमें एनुअली, तो वो मंथली, तो वो डेफिनेटली जो है परचेजिंग पावर बढ़ने से लोग जो हैं और प्रॉपर्टी खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगा, और रियल एस्टेट में कस्टमर सेंटीमेंट ऑलरेडी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया था पीछे बजट के से पहले ही, और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम अच्छे दिन देख सकते हैं। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि उसके घर की ड्रीम जो है वो पूरी होगी, शायद प्राइस भी करेक्शन होगा, और डेवलपर के लिए भी जो है सप्लाई साइड जो है वो बेटर होगा। सर आपका डेफिनेटली जो है मूड पॉजिटिव हुआ है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं, और इस बजट के बाद जो है रियल एस्टेट मार्केट में जो है जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है वो बढ़ेंगी, क्योंकि अभी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 12 महीने का, उसको भी 36 महीने कह दिया, तो केवल एक रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए रह गया है जो लोग बाहर इन्वेस्ट भी करते थे, तो जिनको एक्चुअल ज़रूरत है प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के जो है इसको टेक केयर किया गया है। तो इस बजट के बाद चीज़ें पॉजिटिव होंगी और उसके संकेत ऑलरेडी मिलने शुरू हो गए। देखिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए जितने कंपोनेंट्स हैं या कंज्यूमर की के लिए जो सहायता चाहिए, जो सरकार से टैक्स बेनिफिट चाहिए, जो हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी नहीं, कहीं कहीं घटी भी है। तीसरा, जो सप्लाई के लिए चाहिए कि डेवलपर्स को कितना अधिक से अधिक वो प्रोडक्शन कर सकता है, तो जहाँ सप्लाई और डिमांड दोनों के मैचिंग के लिए जहाँ एक रास्ता बनाया गया, एक विजन तैयार किया गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तो डेफिनेटली माहौल बिल्कुल चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हिंदुस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री डबल डिजिट से अपने जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आम बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं खास रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास शो में जुड़ने के लिए। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी प्लस में आपका स्वागत है।
वक्त हो चला है देश और दुनिया की प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी खबरों पर नजर डालने का इस हफ्ते की प्रॉपर्टी न्यूज में। उम्मीद करते हैं प्रॉपर्टी प्लस का ये स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी हैं प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ सवाल तो आप हमें मैसेज कीजिए 57575 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं property@zmedia.slgroup.com पर। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस, आपका फायदा।